एनडीटीवी की इस खास मुहिम में हम बात कर रहे हैं शिक्षा प्रणाली के उन मुद्दों को लेकर जो शायद आम अभिभावक उस पर बात न कर सके। अक्सर ऐसे कई चुनिंदा प्राइवेट स्कूल्स हैं जो अपने स्कूल की फीस हर साल 10 से 15% बढ़ा देते हैं, जिसके चलते माता पिता को अपने बच्चों को स्कूल में भेजने में अब दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए जम्मू यानी जगन्नाथ मोतीराम मौजूद हैं, जो एक एजुकेशनिस्ट हैं और एमएलसी फॉर एजुकेशन भी हैं। सर, सबसे पहले तो ये जो मुद्दे हैं ये कोई नए मुद्दे नहीं हैं। अक्सर हम देखते हैं कि प्राइवेट स्कूल में माता पिता अपने बच्चों को भेजना तो चाहते हैं, लेकिन जो हिडन फीस स्ट्रक्चर है उसके चलते वो कहीं ना कहीं हिचकिचाने लग गए हैं अपने बच्चों को ऐसे प्राइवेट स्कूल्स में भेजने के चलते। क्या कारण है इसका? नहीं, वो तो ऐसा है कि महाराष्ट्र शासन ने इसके बारे में कायदा बनाया हुआ है। फीस का स्ट्रक्चर कैसा रहना चाहिए इसके लिए गाइडलाइन गवर्नमेंट ने दी हुई है। वो गाइडलाइन के मुताबिक हर 2 साल के बाद में फीस रिस्ट्रक्चर करने का अधिकार संस्था को है। लेकिन ऐसा करते समय जो पालक शिक्षक संघ रहता है, जिसको हम इंग्लिश में पीटीए बोलते हैं, पेरेंट टीचर एसोसिएशन, जिसमें पेरेंट्स ज़्यादा है और बाकी के टीचर्स और प्रिंसिपल उनकी संख्या कम रहती है, ऐसे पीटीए ने डिसाइड करना है कि जो फीस का प्रस्ताव मैनेजमेंट ने दिया है वो फीस का प्रस्ताव बराबर है या नहीं, वो उन्होंने डिसाइड करना है। यदि पेरेंट्स ने उसको ओके कर दिया तो फिर वो बात मान्य होती है। लेकिन मैनेजमेंट ने प्रपोज की हुई फीस और पीटीए ने बताई हुई फीस, इसमें 15% का यदि फ़र्क है तो वो बात डिविज़नल लेवल पर रेगुलेटरी अथॉरिटी एक है, जिसमें वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जज वहाँ पे अध्यक्ष रहते हैं। वो जो रेगुलेटरी कमेटी है वो डिसाइड करेंगी कि बात पीटीए की मानना है या बात मैनेजमेंट की मानना है। और जो भी फीस वहाँ पे तय होती है वो फीस और चैलेंज की जा सकती है। स्टेट लेवल पर भी उसकी कमेटी होती है हाई कोर्ट के जज के अध्यक्षता में, वहाँ पे वो डिसाइड हो सकता है। लेकिन आम तौर पे अपने पास फीस जो डिसाइड की जाती है वो हर 2 साल के बाद में पीटीए के सामने फीस का प्रपोज़ल मैनेजमेंट रखने के बाद में ही वो फीस डिसाइड होती है। ऐसा जहाँ पे नहीं होता वो गलत होगा। और उसके बारे में वो फीस रेगुलेशन एक्ट में पनिशमेंट दी हुई है। ये पनिशमेंट के बारे में अगर आप ज़रा विस्तार में बता पाए कि यदि कोई स्कूल द्वारा जो है पेरेंट्स को बिना बताए फीस के स्ट्रक्चर को बढ़ा दिया जाता है, हर 2 साल के बदले हर 1 साल किया जाता है, तो क्या कुछ प्रावधान है, किस प्रकार एक्शन लिया जा सकता है? नहीं, एक्शन बोल तो वो स्कूल की जो मान्यता है, जिस मान्यता के भरोसे पे वो स्कूल चल रही है, उसका एग्जिस्टेंस वो उस मान्यता पर है। उसके बाद में जो इंटरनेशनल स्कूल वगैरह होती है उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने एनओसी दी हुई रहती है। वो बाहर के जो बोर्ड है अदर देन द स्टेट बोर्ड, जिस बोर्ड का भी अफिलिएशन उनको है, वो अफिलिएटिंग बॉडी महाराष्ट्र गवर्नमेंट का एनओसी मांगती है। वो एनओसी भी विड्रॉ किया जा सकता है। एनओसी विड्रॉ किया जा सकता है, राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत दी हुई मान्यता निकाली जा सकती है। ये सारी कार्रवाई यदि फीस रेगुलेशन एक्ट के मुताबिक यदि वो चार्ज नहीं करते हैं तो उसके बारे में ये सारे पनिशमेंट दी जा सकती है। सर, आप शिक्षा प्रणाली में इतने लंबे समय तक आपका कार्यकाल रहा है, आपने इतने सारे काम किए हैं। साथ ही अगर आप इस पर थोड़ा अगर रोशनी डाल सके कि अक्सर हम देखते हैं कि स्कूलों में पेरेंट्स कंप्लेंट करते हैं कि डोनेशंस मांगे जाते हैं। डोनेशन चाहे वो मटेरियल फॉर्म में मांगा जाए या कैश के फॉर्म में मांगा जाए। डोनेशंस को लेकर क्या प्रावधान है? क्या ये गलत नहीं है कि स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए माता पिता को मोटी रकम डोनेशन के तौर पर देनी पड़ रही है? नहीं, इसके बारे में भी कोई पेरेंट्स यदि तकरार करते हैं तो उसके लिए अपने पास कायदा बहुत मजबूत है। 1987 में एंटी कैपिटेशन एक्ट जो तैयार हुआ था उसके रूल्स तैयार नहीं हैं, लेकिन एक्ट तो फंक्शन में हैं। उसके मुताबिक यदि समझो कोई संस्था डोनेशन लेती है तो वो डोनेशन लेने वाले संस्था के ऊपर कार्रवाई करने का अधिकार डिप्टी डायरेक्टर को उसमें दिया गया है, नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिप्टी डायरेक्टर, ऐसा उसमें वहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद में हमारे देश का कायदा जो है, जिसको राइट टू एजुकेशन 2009 के नाम से जाना जाता है, वो राइट टू एजुकेशन में भी कैपिटेशन फीस बोले तो डोनेशन ये लिया नहीं जा सकता। यदि कोई संस्था इस तरीके से वो यदि
कैपिटेशन फीस लेते हैं तो आरटीई की मान्यता सेक्शन 19 के मुताबिक वो निकाली जा सकती है और वो स्कूल का एग्जिस्टेंस ख़त्म किया जा सकता है। इसके लिए पेरेंट्स ने खाली सामने आना चाहिए, जैसा आपने अभी बताया है, फीस के बारे में बताया, डोनेशन के बारे में बताया। अभी मैं इतने साल एजुकेशन में डेप्यूटी डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर, उसके बाद में मंत्रालय में, ये सारे पोजीशन पे रहने के बावजूद भी वहाँ पे हमारे पास पेरेंट्स हमारे पास से ऐसे ऐसे पैसे लिए जाते हैं, इसके तकरार बहुत कम आते हैं। जब भी आते हैं तो उसको मैनेजमेंट को बुलाने के बाद में, उनको समझाने के बाद में वो फीस बराबर एज़ पर रूल लेने के लिए यहाँ के क्षेत्रीय अधिकारी उनको विवश कर सकते हैं, और ऐसा हमने कई बार किया है। सर साथ ही हमने बात की फ़ीस, जो स्कूल का फ़ीस है और डोनेशंस पर, लेकिन इसके अलावा कुछ पेरेंट्स का ये भी कहना है कि मिसलेनियस फ़ीस, बिल्डिंग फ़ीस, कंप्यूटर फ़ीस, ये सारे अलग अलग बैनर के अंदर फ़ीस लिए जा रहे हैं। तो ये हिडन फ़ीस स्ट्रक्चर ये कौन सी प्रणाली में आता है और क्या ये ऐसा अलाउड है कि ऐसे इस प्रकार? ये फीस रेगुलेशन एक्ट में मुझे लगता है कि सेक्शन 6 वगैरह कुछ तो है, 6 होगा या 4 होगा, उसमें फ़ीस के प्रकार दिए हुए हैं। उसमें 9 प्रकार के फ़ीस दिए हुए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक तो ट्यूशन फ़ी है, जो फ़ी के नाम के ओरिजिनल जिसको बोलते हैं वो ट्यूशन फ़ी रहती है। उसके बाद में उसमें एग्ज़ाम फ़ी है, उसमें ये अपना कॉशन मनी है, उसके बाद में फ़िक्स डिपॉजिट भी कुछ है, उसके बाद में लेबॉर्ट्री की फ़ीस अलग से है और एग्ज़ामिनेशन फ़ीस है। ऐसे 9 प्रकार की फ़ीस उसमें दी हुई है। वो 9 प्रकार की फ़ीस के सिवा दूसरी कोई फ़ीस स्कूल नहीं ले सकती है। तो वो पेरेंट्स ने पढ़ना ज़रूरी है। इसके लिए वही एक्ट में पीटीए का फॉर्मेशन कैसा होना चाहिए, वो जो प्रावधान उसमें दिया है ना, वो यदि पढ़ते हैं और पेरेंट्स जागरूक हैं तो उनके रिप्रेजेंटेटिव पीटीए में हैं। उन्होंने ये बात देखना चाहिए कि उसमें फ़ीस जो जो आइटम लिखे हुए हैं उसके मुताबिक फ़ी ली जाती है या नहीं ली जाती। यानी ज़्यादा की फ़ी और अदर दैन दोज 9 क्राइटेरिया वो यदि लेते हैं तो उनको रुकवा जा सकता है। कायदा है, कायदे का यूज़ करने के लिए डिपार्टमेंट के ऑफिसर को विवश किया जा सकता है, लेकिन पेरेंट्स ये कंप्लेंट लेकर वो अधिकारी के पास जाना चाहिए, नहीं तो मैं तो उनका नुमाइंदा ही हूँ, मेरे पास उन्होंने आना चाहिए। सर साथ ही ये तो बात हो गई फ़ीस को लेकर। किट बेचे जा रहे हैं, एनसीईआरटी की जो प्रावधान है उसमें कहा जाता है कि 1000 के अंदर अंदर जो यूनिफॉर्म, बुक्स, स्टेशनरी के मटेरियल्स है वो मिल जाने चाहिए, लेकिन कई सारे स्कूलों में इसके 4 से 5 गुना ज़्यादा दामों पर ये किट मैंडेटरी आपको वहीं से लेना है, इस रूल के साथ बेचे जा रहे हैं। पेरेंट्स इससे कैसे बच सके? नहीं, पेरेंट्स ने ये सब बातें जो है ना पीटीए के सामने आना चाहिए, और ऐसा मैंडेटरी कोई भी स्कूल नहीं कर सकती कि हमारे पास से आप यूनिफॉर्म लो, हमारे पास से आप स्कूल बैग लो, हमारे पास से ही टेक्स्ट बुक लो। ऐसा प्रकार का कोई कंपल्शन कोई भी संस्था, कोई भी स्कूल नहीं कर सकती। यदि ऐसा वो करने जा रहे हैं तो वो गलत कर रहे हैं, दे आर वायोलेटिंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस, उन पर कार्रवाई हो सकती है। इसके लिए पेरेंट्स ने ये समझना बहुत ज़रूरी है कि पीटीए के सामने ये सब बातें उन्होंने लाना चाहिए, और अदर देन दैट जो भी वहाँ उसमें रूल्स एंड रेगुलेशन में लिखा हुआ है उसके सिवाय दूसरा कोई भी, ना तो फीस देना है, ना ही तो डोनेशन देना है, ना तो उसके सिवाय कोई भी ऐसी बात जो मोनोपोली आइटम बोल के संस्था ने यदि उन पर थोप दी हुई है तो वो उन्होंने वहाँ से लेना ज़रूरी नहीं है। हाँ, लेकिन मैंने ऐसी भी संस्था बम्बई में देखा हूँ कि जहाँ पे संस्था का ऐसा इंटरेस्ट रहता है कि बच्चों को आसानी से और कम दाम में, जब आप 1000-2000 बच्चों की वही चीज़ ले रहे हो तो आपको कम दाम में मिल सकती है। ये बच्चों का इंटरेस्ट देखते हुए और उनको चीप रेट में अच्छी चीज़ मिलना चाहिए, इस दृष्टिकोण से भी यहाँ पे संस्था के कुछ लोग काम करते, ये भी मैंने देखा वहाँ। तो ऐसा यदि उनका फेयर इंटरेस्ट है और बच्चों के हित में कोई बात करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि उसके बारे में अपने को कोई आक्षेप होने का कोई कारण नहीं है। सर मेरा आखिरी सवाल आपसे रहेगा, शिक्षा प्रणाली में लूप होल्स कई सारे हैं जिस पर काम करना ज़रूरी है, करना होगा, लेकिन बात करें अगर फ़ीस की तो ये शिक्षा के अधिकार को व्यापार बनाता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि आप इतने सालों से काम करे हैं, आपका क्या कहना है और क्या कुछ कदम उठाए जा सकते हैं ताकि जो फेयर प्रैक्टिसेस है एजुकेशन सिस्टम में वो बरकरार रहे?
नहीं, देखो, पेरेंट्स का अवेयरनेस इसमें इम्पोर्टेंट है। बहुत जो बातें हमारे सामने आती है वो इग्नोरेंस के वजह से आती है। पेरेंट्स को अब मालूम ही नहीं है कि ये एक्ट क्या है। गवर्नमेंट ने ये सारे सुविधाएं की है। कम से कम सब पेरेंट्स ने जो राइट टू एजुकेशन है ना, वो तो कम से कम पढ़ना चाहिए। उसमें बहुत सारे बातें उन्होंने पढ़ने के बाद में ख्याल में आएंगी कि संस्था अपने मन से कोई बात नहीं कर सकती। उसमें पेरेंट्स को कंसल्ट करना ज़रूरी होता है। और हमारे पास महाराष्ट्र में तो उसके आगे जाकर एक एक्ट बनाया हुआ है। वो एक्ट का पेरेंट्स ने स्टडी करना चाहिए। और वो यदि उनको उसका ज्ञान पूरा रहेगा तो मुझे पक्का लगता है कि पेरेंट्स को कोई भी स्कूल एक्सप्लॉइट नहीं कर पाएंगी। पेरेंट्स को कोई भी स्कूल एक्सप्लॉइट नहीं कर पाएंगे, ऐसा जगन्नाथ मोतीराम जी का कहना था। जिस प्रकार इन्होंने जानकारी दी कि अक्सर जो पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन बनाए जाते हैं उसमें पेरेंट्स की मौजूदगी होना बहुत ज़रूरी है, अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है, ताकि जिस प्रकार के जो तमाम समस्या माता पिता झेलते हैं फ़ीस भरने के समय वो ना हो। और साथ ही जो फ़ीस स्ट्रक्चर को लेकर लगातार कंप्लेंट्स आ रहे हैं कि फ़ीस जो है मन मुताबिक स्कूल द्वारा चार्ज किया जा रहा है, जिसके चलते कहीं ना कहीं बच्चों की पढ़ाई अफेक्ट हो रही है, माता पिता को फ़ीस अरेंज करने में भी दिक्कत होती है। ऐसे में एनडीटीवी की इस मुहिम में आप लगातार देख रहे हैं कि क्या कुछ वो मुद्दे हैं, ना सिर्फ माता पिता के बल्कि क्या कुछ सुझाव हैं इस प्रकार के एक्सपर्ट्स के, जिन्होंने तमाम नियम बताए, उन पर रोशनी डाली, जिनसे आगे चलकर पेरेंट्स एक्सप्लॉइट खासतौर पर फीस को लेकर ना हो सके। मुंबई से कैमरा पर्सन संदेश बेकर के साथ सुजाता द्विवेदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए।